नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए एक हमारे सिख भाई हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी होने वाली है, लेकिन इनका जो केस है उसके अंदर स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से बहुत ही अच्छा गाइडेंस इनके लिए निकल करके आया। न केवल ये पता लगा कि इनके जीवन के अंदर समस्या क्यों आ रही है, क्या इनका कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली इनको क्या करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम से ये बाहर आ जाएंगे, सब कुछ वापस खुशहाली की तरफ इनके जीवन के अंदर ये बढ़ेंगे, क्या इनको स्टेप्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, इस सब के ऊपर बहुत ही क्लियर गाइडेंस आया। और ये जो प्यारे भाई हैं, इनके केस के अंदर एक की जगह दो स्पिरिट गाइड्स आए, दो मेल एनर्जीज थे जो कि स्पिरिट गाइड के रूप में आए थे, और दोनों ने मिलजुल करके कि इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दोनों जो दिव्य शक्तियां हैं दोनों ने जो है इनके लिए गाइडेंस प्रदान किया। तो भाई की हम समस्या बता देते हैं। हमारे प्यारे भाई हैं, इन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन प्रेम विवाह के अंदर प्रेम कम है, झगड़े बहुत ज़्यादा है। ये कहते हैं कि जिस दिन से मेरी धर्म पत्नी विवाह करके आई हैं, उस दिन से जो उसने झगड़े करने शुरू किए, कलेश मचाना शुरू किया, कह रहे कई साल हो गए विवाह को, उसके कलेश खत्म ही नहीं होते हैं। अब जो धर्म पत्नी है उनसे पूछो कि कलेश किस बात का है, तो छोटी छोटी बातों का है, किसी भी चीज़ के ऊपर नाराज़ हो जाती हैं। खाने में हल्दी ज़्यादा अगर डल गई है ना, उस पर अगर कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर भी इतना नाराज़ हो जाती हैं वो कि झगड़ा करके हाहाकार तूफान मचा करके चीख चिल्ला करके चीखेंगी चिल्लाएंगी, जैसे उनके अंदर है चंडी आ जाती है। कह रहे इतनी बुरी तरह से झगड़ा करेंगी, और झगड़ा करने के बाद कह रहे हैं ना, कह रहे वो बार बार ना घर छोड़ करके चली जाती हैं। अब कहते हैं कि देखो यहाँ पे ना उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, खर्चे की कोई कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है ना, और कह रहे हर चीज़ की उनको आज़ादी है, लेकिन फिर भी क्यों बार बार मेरा घर छोड़ करके, यानी अपना जो अभी विवाह के बाद तो जो जहाँ पर व्यक्ति रहता है वो उसका असली घर होता है, कह रहे क्यों अपना घर छोड़ करके बार बार अपने मायके वो चली जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो कह रहे बहुत ज़्यादा मेरी वाइफ जो है मुझसे झगड़ा करती हैं। इनकी पत्नी के साथ जो इनके झगड़े हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक बार तो झगड़ा इतना बढ़ गया, और पत्नी को क्या घर छोड़ करके जाने की आदत थी, तो कह रहे बहुत ज़्यादा उसने झगड़ा किया, घर छोड़ करके चली गई और बात भी ना करे। कह रहे हमारा कम्युनिकेशन पूरा कट हो गया, कई महीनों तक कम्युनिकेशन कट हो गया। तो कह रहे मुझे भी गुस्सा आया, और हम लोगों ने क्या किया कि भाई ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो हमारे पिंड में हमारे उस तरफ क्या है, कह रहे फिर कोई हमने रिश्ता ढूंढ लिया कि भाई इसको तो फिर रहना ही नहीं होएगा, इसको रिश्ता ख़त्म करना होगा। तो कह रहे मेरे ना रिश्ते की बात चलने लगी है ना, कि विवाह की बात चलने लगी, सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि ये है। तो कह रहे जैसे ही मेरी पत्नी को ये बात पता लगी कि मेरा रिश्ता कहीं और हो रहा है, कह रहे वो 6 महीने से वो बात नहीं कर रही थी, तो उसने कह रहे बात नहीं करी है, सीधा वो वहाँ पर पहुँची है उस जगह पे जहाँ पर रिश्ते की बात चल रही थी। कह रहे फुल उसने गा पा दिया, वहाँ पे उसने बहुत झगड़ा किया कि भैया तुम ऐसे पहले से शादीशुदा है, तुम ऐसे शादी कैसे कर सकते हो। और कह रहे हैं उस टाइम पे मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर मैरिटल रेप का केस भी डाल दिया, है ना। हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मैरिटल रेप एक इस प्रकार का केस होता है कि विवाह के बाद है ना, उसको ऐसे डाला जाता है कि भाई मेरे साथ जैसे भी हम इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर आए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं थी, है ना। तो चाहे विवाहित है, लेकिन फिर भी जो मर्जी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ था नहीं, है ना। अब कह रहे अब इसके अंदर हम कहाँ जाएं, तो कह रहे उसने ये चीज़ करने के लिए कि तो कहीं और शादी नहीं करेगा, पति मेरा ही है ना। तो कह रहे हैं कि देखो वो ना मुझे लेकर के पॉजेसिव भी बहुत है, वो प्यार भी करती है, लेकिन झगड़े के बिना ना सरता नहीं है उसका। तो कह रहे उसने वो केस पा दिया मेरे पे, पर्चा करा दिया। तो कह रहे केस पाता फिर वो तो बाद मतलब जैसे कह रहे कि फिर हमारी सुलह हो गई। तो कह रहे मैंने वो कहा कि भगवान मेरे को कहीं और कोई शादी मेरे को करने कोई शौक थोड़ी है, मैं तो आपसे ही प्रेम करता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में ईमानदार भी रहना चाहता हूँ, लेकिन आप बात ही नहीं करो और मुझे छोड़ करके गायब ही हो जाओ, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या समझूँ उस चीज़ को। मैं आपसे कम्युनिकेशन पूरा बंद है, आप वहाँ पे मिलने आने दे नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँ। कह रहे बड़ा उनको कन्विंस किया, तो कोई वो मुझे जेल नहीं पहुँचाना चाहती थी। कह रहे फिर उन्होंने वो केस कूस जो है वापस ले लिया। कह रहे फिर मैंने कहा कि चलो
भाई ठीक है, भी रहना मेरे साथ ही चाहती हैं तो चलो मैं इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता हूँ। कह रहे अब रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, थोड़े टाइम ठीक रहा, कह रहे लेकिन फिर वही चीज़ शुरू, झगड़ा करना, घर छोड़ के चले जाना, झगड़ा करना, घर छोड़ के चले जाना। तो एक तो ये जो प्यारे भाई हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे कि इनकी पत्नी ऐसा रिएक्ट क्यों करती हैं और वो इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं। तो इनके जो माता जी हैं भाई साहब के, तो वो तो ये भी पूछना चाहते थे कि भाई इसके ऊपर कोई प्रभाव वगैरह तो नहीं है, कोई चीज़ आ जाती है इसके अंदर, हमारे को तो ऐसा लगता है भाई ये भी हमारे को पता लगे, है ना। और फिर अब इस रिश्ते के अंदर क्योंकि इतने झगड़े हो रहे हैं तो कब तक इंसान संभालता रहेगा, तो भी इस रिश्ते के अंदर रहना चाहिए या डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि झगड़ों से कह रहे मैं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका गाइडेंस से प्राप्त करना चाहते थे। इसके अलावा एक दूसरी समस्या भी है भाई के साथ। भाई ने रशिया से MBBS किया था। अब दोस्तों क्या है कि MBBS के अंदर क्या होता है, आप जिस देश से MBBS करते हो या तो आप उसी देश के अंदर फिर आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन फिर रशिया से MBBS करके इंडिया आ गए थे। तो अब आप इंडिया आ गए हो तो इंडिया के अंदर मेडिकल का आपको एक एग्जाम देना होता है, जिस एग्जाम को क्लियर करके आप इस चीज़ को प्रूव करते हो कि हाँ जी मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई जो है ठीक ठाक करी है और मैं जो है ये डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे एलिजिबल हूँ। तो पिछले 8 वर्षों से 8 से 10 वर्ष इनको हो गए हैं, ये उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो जो भाई हैं वो ये भी जानना चाहते थे कि भाई ये जो पेपर है, ये पेपर मेरे को देना है नहीं देना है, क्या करूं, ये पेपर कभी क्लियर होगा, मैं ये आस लगा करके रखूं कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगा, फिर अपना कोई प्रैक्टिस करूंगा या जॉब करूंगा, या नहीं करना है, क्या है। तो इस बात के बारे में भी ये वाली चीज़ है, इसके बारे में भी जो है ये जानना चाहते थे। फिर इनके जो विवाह है, इनके विवाह से इनको एक पुत्री भी है ना। अब पत्नी जब भी झगड़ा करती है पुत्री को लेकर के चली जाती हैं, तो कह रहे मेरी बेटी से भी मेरे को बार बार दूर करती रहती है, तो मैं बड़ा दुखी रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कि ये रिश्ते के अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है और मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा, एग्ज़ाम आगे देना है नहीं देना है, किस दिशा के अंदर आगे बढ़ना है, ये सब कुछ जो है भाई जानना चाहते थे। तो जैसा कि हमने कहा अपने पूर्व के जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से सारी जो जानकारी है ये उसको प्राप्त कर पाए और आगे अपने जीवन में को क्या करना चाहिए उसका भी क्लियर गाइडेंस ये जो हमारे प्यारे भाई हैं इनको प्राप्त हो गया। तो प्यारे भाई और बहनों, इनके पूर्व के जीवन के क्या दृश्य इमर्ज हुए इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज, इनके जो नाम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, शाश्वती बासु और जयंती रावत। इन दोनों बहनों के अलावा कई सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि पहले चैनल के मेंबर थे लेकिन उन्होंने मेंबरशिप को ड्रॉप कर दिया था और अब दोबारा से उन्होंने चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर लिया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस हम कंडक्ट कराते हैं या फिर हिप्नोथेरेपी के सेशंस हम कंडक्ट कराते हैं, तो अगर आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं, आप अनुभव करना चाहते हैं कि अच्छा पूर्व के जीवन के दृश्य कैसे इमर्ज होते हैं। अब दोस्तों ये जो 1-on-1 सेशंस होते हैं तो बहुत ही डिटेल्ड होते हैं, तो इतने डिटेल्ड तो ग्रुप सेशंस नहीं होते, लेकिन हीलिंग के स्टैंड पॉइंट से अगर आप करना चाहते हैं और कुछ अनुभूतियां आप करना चाहते हैं कि किस प्रकार के दृश्य इमर्ज होते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग सर्कल के अंदर हमारे चैनल के मेंबर बनते हैं तो हर महीने आपको एक बार ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। यहीं अगर आप हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हर महीने 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सेशंस और उसके अलावा जो अन्य हिप्नोथेरेपी की टेक्निक का इस्तेमाल करके जो अन्य हीलिंग के सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं आप उनको भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि कल ही जितने भी भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर हमारे चैनल के मेंबर होंगे उनके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन हम कंडक्ट कराने वाले। दोस्तों इनर चाइल्ड हीलिंग के सेशन के अंदर
आपके बचपन का कई बार क्या होता है, काफी सारा ट्रॉमा आपके साथ रह गया होता है। बचपन में कई सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित हो गई होती हैं जो कि आज भी हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, हमारे को ग्रो नहीं करने दे रही होती, हमारे को बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स के अंदर हमारे को फंसा करके रखा होता है, क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ वो बच्चा जिसको तकलीफ मिली थी, जिसको दुख मिला था, वो आज भी तकलीफ में है, वो हील नहीं हुआ है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग के अंदर हमारे अंदर बैठे हुए वो जो बचपन के गम होते हैं, जो दुख होते हैं, जो ट्रॉमास होते हैं, उनको हील किया जाता है, आपको आपके बचपन में वापस लेकर के जाया जाता है। तो जैसे कि हमने कहा, इसी प्रकार के और भी हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं। अगर आप इन सेशंस का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और इन सभी सेशंस का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, फिर अब बात करते हैं कि जब इनके पूर्व के जीवन के दृश्य हीलर के सामने इमर्ज होने लगे तो क्या कहानी सामने आई। दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि इनका जो केस है ये एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से कंडक्ट कराया गया था। तो हीलर को ऐसा नजर आता है कि पूर्व के जीवन के अंदर ये गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, हिंदू हैं, और इनके जो है अच्छी खासी इनके पास जमीनें हैं, अपने गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। लेकिन पूर्व के जीवन के अंदर जमीनें, कारोबार सब कुछ गांव के अंदर है, लेकिन इनका मन है कि हमारे को शहर जाकर के रहना चाहिए। तो गुजरात में जहां कहीं पर भी इनका गांव है, उस गांव से 20-25 किलोमीटर दूर कोई शहर लगता है। उस शहर के अंदर उन्होंने अपने लिए एक बंगलो बना रखा है। तो अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ वो शहर में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन क्योंकि सारी ज़मीनें गांव के अंदर हैं, तो हर हफ्ते वो गांव आते हैं, अपने मुंशी से, अपने लोगों से पूरा हिसाब किताब लेते हैं, देखते हैं, काम का जायजा लेते हैं कि भी कितना काम अच्छे से हुआ। तो इस प्रकार से चलता रहता है कि भी कमाई, जमीनें वगैरह सब कुछ गांव में, और रहना और सब कुछ जो अपना जो जीवन है, जीवन निर्वाह जो है वो शहर के अंदर करते हैं। अब दृश्य में ऐसा इमर्ज होता है कि गांव में जो इनके खेत हैं, इनके खेतों में एक बुजुर्ग दंपत्ति काम करते हैं, और वो जो दंपत्ति है उनकी एक पुत्री है, जो कि पुत्री बहुत बहुत सुंदर है। अब वो जो कन्या है उसके ऊपर जैसे एक प्रकार से इनका दिल आया हुआ है। अब ये वाला जो इनका समीकरण है कि शहर के अंदर ये रहते हैं, गांव में कारोबार है, इसको वर्षों हो चुके हैं, है? और उसके फिर उसी के अंदर वर्षों बाद का एक इनका ट्रिप है, हर हफ्ते आते रहते हैं। तो वहाँ पे जो कन्या है इनको बहुत बहुत पसंद आ जाती है, और गांव में भी इनको एक प्रकार से रहना होता है, जैसे हफ्ते में 2 दिन गांव में रहना है, बाकी टाइम शहर में रहना है। तो ये उसके जो माता पिता हैं उनको अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं कि जो आपकी कन्या है भाई, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे यहाँ पे काम करते हो, आप लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, है, मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ आपसे, आपकी कन्या को भी मैं खुश रखूँगा, भाई मेरा जो है इसके साथ आप विवाह करा दो। अब वो बेचारे गरीब घर के होते हैं, जिस जमींदार के खेतों के अंदर वो काम करते हैं वो सामने से विवाह का प्रपोजल रख देता है, तो उनके माता पिता जो हैं वो मना नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अभी करा दो। तो वो जो अपनी कन्या है उसका विवाह जो है इनके साथ करा देते हैं। वो कन्या जो है उसकी सुंदरता पूरी तरह से जैसे इनकी आंखों के अंदर घुस गई थी, और जैसे फिर वो उसके साथ विवाह कर लेते हैं। लेकिन जो कहानी है उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि गांव के अंदर जो लोग हैं उनको ये बात पता नहीं है कि शहर में इनका जीवन कैसा है, क्या है। क्योंकि गांव छोड़ करके गए हुए और गांव आना, ये सिलसिला पिछले 10 वर्षों से चल रहा था। शहर के अंदर ये जो भाई हैं ये ऑलरेडी विवाहित होते हैं। अब क्या है कि अमीर घर के लड़के हैं, तो क्या है, और पूर्व के जीवन में ऐसा होता है कि इनको शराब पीने की भी काफ़ी आदत होती है ना, पैसा इतना ज़्यादा है, और इनको ये होता है कि जो भी मेरी जो भोग वासना है उसकी जो पूर्ति है वो 2 दिन भी क्यों ना हो, अगर मैं 2-3 दिन के लिए भी यहाँ पे हूँ, गांव के अंदर काम देखने के लिए आया हूँ, तो भाई मैं उस चीज़ से वंचित कैसे रह जाऊँ। तो भोग वासना जो है काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर हावी होती है। तो मतलब जैसे शहर के अंदर घर वाली है और गांव के अंदर एक प्रकार से जैसे जो है ये दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो शहर में जो घर वाले हैं उनको नहीं पता कि गांव में क्या चल रहा है,
गांव में जो परिवार हैं उनको नहीं पता कि शहर के अंदर, तो शहर में पहले से विवाहित हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के जो ये कन्या है इससे ये विवाह कर लेते हैं। जिस कन्या से विवाह करते हैं तो विवाह के कुछ समय के बाद ही जैसे इनको एक पुत्र जो है अपने विवाह से प्राप्त होता है ना। अब इनका ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, मतलब गांव में आना तो इनके साथ रहना, शहर में जाना तो उनके साथ रहना। अब दोस्तों ये ना पुराने ज़माने की बात है, तब ना फ़ोन हुआ करते थे, ना टेलीग्राम हुआ करता था। तो जो गांव के अंदर इनका परिवार है, विशेषकर जो इनकी गांव में पत्नी है, उसको तो बिल्कुल ही कोई क्लू नहीं है कि भाई ये जो है ये पहले से विवाहित है। अब क्या है कि इनको शराब पीने की बहुत ज़्यादा इनको आदत होती है। तो इनके जीवन में एक ऐसा इवेंट आता है कि ये जो हैं शहर में होते हैं और शहर में एक दिन ये बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं। और जब ये शहर वाली जो इनकी पत्नी होती है उनके साथ जैसे इंटीमेट हो रहे होते हैं या भाई वो उसमें इनके प्राइवेट मोमेंट्स के अंदर ये अपनी वहाँ की धर्मपत्नी के साथ होते हैं, तो उसके अंदर कुछ वो उनके ऊपर कमेंट पास कर देते हैं कि तू क्या है, मेरे गांव वाली तो तुझसे ज़्यादा सुंदर है, और ऐसे करके उसको पता लग जाता है, शराब के नशे में होते हैं और ये उसको बता देते हैं कि गांव के अंदर मेरी एक और पत्नी है। अब दोस्तों गांव वाली जो पत्नी होती है वो तो बेचारी गरीब परिवार की होती है, लेकिन जो शहर वाली पत्नी होती है वो बहुत बड़े खानदान की होती है। तो बहुत बड़े खानदान वाली जो पत्नी होती है वो मचा देती है कलेश, वो करती है बहुत ज़्यादा झगड़ा, वो बुला लेती है अपने घर वालों को और इनका जो इनसे रिश्ता है वो तोड़ने की बात करते हैं, समाज में इनकी बदनामी करने की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके जो घर वाले हैं वो उग्र हो जाते हैं और इनको ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि शहर में जितनी ज़मीनें हैं वो तुम लोग बेच दोगे, गांव के अंदर जितनी ज़मीनें हैं वो तुम बेच दोगे, अब तुम वापस गांव नहीं जाओगे। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि ये शहर से ही जैसे अपने जो इनके मुंशी होते हैं, इनके अपने लोग होते हैं, ये उनको बुला लेते हैं वहाँ पर, है ना, कुछ पत्र व्यवहार करके कुछ करके बुला लेते हैं और वहीं से ही उनको आदेश देते हैं कि हमारा गांव का सारा काम वाइंड अप करना है, ज़मीनें हमारे को बेचनी है। और कुछ ऐसा होता है कि देखो पहले तो जो गाँव वाली पत्नी है उसके घर वाले इनके खेत वगैरह में काम किया करते थे, लेकिन जब इन्होंने विवाह कर लिया तो उसके बाद तो जैसे यही उनका ध्यान रखते थे, तो उनके माता पिता को किसी को जो है यहाँ पर फिर वो तो मतलब इनका जो गांव का कारोबार था उसका फिर उनका टच नहीं था उस चीज़ के अंदर। तो अपने लोगों को इस्तेमाल करके उनके माध्यम से गांव की सारी ज़मीनें वगैरह बिकवा करके ये शहर के अंदर पूरी तरह से मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ कारोबार अपना शुरू कर लेते हैं। और ये जब इवेंट होता है, जब उनके शहर वाली पत्नी को पता लगता है इनकी इस कारस्तानी के बारे में, तो गांव वाली पत्नी के साथ इनके विवाह को 15 वर्ष हो चुके थे और इन 15 वर्षों के बाद अचानक से इन्होंने गांव जाना बंद कर दिया। पहले जैसे हर हफ्ते जाते थे ना, 2 दिन 3 दिन गांव में रहना, बाकी दिन शहर में रहना, है ना, तो इन्होंने बंद कर दिया। और जो गांव का इनका परिवार था, जो पत्नी थी, उनको पता ही नहीं था कि शहर में ये रहते कहाँ हैं या इनका परिवार कहाँ पे है, उनको कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। जब एक बहुत लंबे समय तक वो लोग नहीं आए गांव में, तो वो लोग परेशान हुए बहुत ज़्यादा। और क्योंकि पहले अब बैंक अकाउंट में UPI ट्रांसफ़र वाला सिस्टम तो था नहीं, तब कैश ही व्यक्ति आकर के देता था खर्चे पाने के लिए, खर्चे पाने की भी बहुत उनको तंगी हो रही थी। तो अल्टीमेटली जो इनके यहाँ पर काम करने वाले जो मुंशी हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनसे इनकी गांव वाली पत्नी को ये पता चलता है कि भाई ये शहर के अंदर विवाहित हैं, पहले से आपसे भी पहले से विवाहित हैं, और उनको वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, उनको समस्या ऐसी आ गई है, अब वो कभी भी आपसे मिलने के लिए गांव नहीं आएंगे। तो ये वाली बात सुन करके जो गांव वाली पत्नी है वो डिप्रेशन के अंदर चली जाती है और उसके मन में एक ही विचार आता है, बार बार एक ही विचार आता है कि मेरा जो है 15 वर्षों तक शोषण किया गया है, मेरे शरीर को इस्तेमाल किया गया है, मेरा पति था ही नहीं, मतलब मैं एक प्रकार से उसकी पत्नी थी ही नहीं, मुझे तो उसने रखा हुआ था, है ना। क्योंकि अगर मैं वाकई में उसकी पत्नी होती तो ये चीज़ पता लग जाने के बाद भी अगर उसे गलती हुई थी तो कुछ ना कुछ वर्कआउट ऐसा ज़रूर करता
कि मैं भी सर्वाइव करती, मेरे बच्चे भी सर्वाइव करते। तो वो लोग गरीब परिवार के तो पहले से थे ही, तो और ज़्यादा जैसे उनके ऊपर फिर ये खुद डिप्रेशन में चली जाती हैं। गांव वाली पत्नी, इनको समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। उनके माता पिता और ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और फिर कुछ इनको ऐसा होने लग जाता है कि भाई मैं अब इतनी उम्र के अंदर भी अपने माता पिता के ऊपर बोझ बन रही हूँ, और बहुत ज़्यादा जैसे वो डिप्रेशन में चली जाती है, परेशान हो जाती है, मेंटली कुछ वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अपने मेंटल डिस्टर्बेंस के चलते उस समय पर उनका 15 वर्ष का विवाह होता है, तो उससे शायद 8 या 9 वर्ष की आयु का उनका पुत्र होता है। अपने पुत्र को लेकर के जैसे वो फिर जो कन्या जो होती है वो आत्महत्या कर लेती है। पहले अपने छोटे से बेटे को मार देती है और उसके बाद जैसे वो खुद को मार देती है। अब एग्जैक्टली कैसे आत्महत्या करी थी वो हीलर ने बताया था, लेकिन वो आई थिंक हम नोट बनाना उस बात का भूल गए हैं। लेकिन ऑल इन ऑल होता ये है कि धोखे का जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, वो ना प्रेम बहुत करती होती है अपने पति से। पहले तो वो ये सोचती होती है कि भाई मैं इतने गरीब घर की लड़की हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े आदमी ने मुझसे विवाह किया, तो मुझसे वाकई में बहुत प्रेम करते होंगे। लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो सिर्फ भोग विलास के लिए था, शरीर की आसक्ति पूरा करने के लिए था। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके चलते जैसा कि हमने कहा पहले अपने बेटे को मार देती है और फिर वो खुद भी आत्महत्या कर लेती है। अब इनके आज के जीवन के अंदर प्यारे भाइयों और बहनों, जो इनकी ये पत्नी है जो बार बार इनसे झगड़ा करती है, वो और कोई नहीं है, वो वही गांव वाली पत्नी है जिसको इन्होंने धोखा दे दिया था। 15 साल तक शादी में रहे, उसके बाद जीवन में फिर कभी उससे नहीं मिले, उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। तो दोस्तों, इनकी जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे पहले तो मैसेज ये आया कि देखो जो अच्छा, और भी ये था कि जो उनकी शहर वाली पत्नी थी, अभी इनकी लाइफ में एक इवेंट हुआ था ना कि एक दूसरी कन्या से ये विवाह करने लग गए थे। इनके पिंड की कोई और कन्या थी, रिश्तेदारी में से थी, जिससे विवाह करने का प्रोग्राम इनका बन रहा था, है ना। और फिर इनकी जो अभी की धर्मपत्नी, उन्होंने आकर के वहाँ पे गा पा दिया था, मतलब कलेश कर दिया था वहाँ पे, और इन पे पर्चा भी करवा दिया था मैरिटल रेप का। तो जिस कन्या से अब ये विवाह करने के बारे में सोच रहे थे ना रिश्तेदारी में से, वो वही महिला है जो कि इनकी शहर वाली पत्नी थी। अब पिछले जीवन के अंदर तो वो कुछ कर नहीं पाई, शहर वाली पत्नी बल्कि पहली पत्नी थी ना, है ना। पिछले जीवन में तो वो अपने पति को वहां जाने से रोक नहीं पाई, पता ही नहीं था कि कहाँ जाकर के उसको ढूंढना है, किसी ने उसको बताया ही नहीं और उसने अपने प्राण ले लिए। लेकिन इस जीवन के अंदर जब ये इवेंट आया कि वापस से ये जैसे उनके साथ विवाह करने के बारे में सोच रहे थे, तो उस जो आत्मा है उसके अंदर की इंस्टिंक्ट्स जाग गई और सब कुछ पता करके सीधा वो वहाँ पहुँच गई जहाँ पर रिश्ते की बात चल रही थी। और इस बार इन दोनों को जैसे इन्होंने साथ नहीं होने दिया। तो दोस्तों, जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे इनके लिए गाइडेंस ये आया कि देखो जो कन्या है, अच्छा, क्योंकि इनको ये डाउट भी था कि भाई मुझे प्यार करती भी है नहीं करती है। थोड़ा सा इनको ये भी है कि भाई पैसों का एक लालच सा भी दिखाई देता है पत्नी को, जैसे ना कि वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसको मिलने चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए इनके, है ना। तो ये है, तो इनको एक ये डाउट भी था ये प्यारे भाई को कि भाई कहीं बस ये पैसों की लालची तो नहीं है, इसीलिए तो इसने मुझसे विवाह नहीं किया, क्योंकि थोड़े आर्थिक रूप से जो लड़की वाले हैं वो इनके मुकाबले में थोड़े कमज़ोर हैं। बहुत कमज़ोर नहीं है लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं इनके मुकाबले में। तो क्या पैसों के लिए किया, क्या ये वाकई में मुझसे प्रेम करते या नहीं करते? तो स्पिरिट गाइड से ये मैसेज आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुमसे बहुत बहुत प्रेम करती है, वो पूर्व के जीवन में भी बहुत बहुत प्रेम करती थी। लेकिन जब उसने अपनी आत्महत्या की है, जब उसको धोखे के बारे में अपने पूर्व के जीवन में पता लगा था, तो उसके मन में यही बात चल रही थी कि 15 साल तुमने उसके बर्बाद किए, 15 साल तक तुमने उसको धोखा दिया, 15 साल 15 साल 15 साल 15 वर्ष उसके बुद्धि में घूम रहे थे। तो वैसे वो तुमसे प्रेम करती है, अपने मम्मी पापा के घर जाती है तो भी तुम्हारे बारे में सोचती है, ये सोचती है कि भाई मुझे अपने घर जाना है। लेकिन जब वो तुम्हारे आसपास होती है तो जो उसको धोखा मिला था 15 वर्षों तक, वो धोखे की एनर्जी अंदर से इमर्ज हो जाती है। दोस्तों, कैसे होता है ये कि ना इंसान को ना एग्जैक्टली याद तो नहीं होता
कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है या वो चिढ़ क्यों रहा है, लेकिन उसकी आत्मा सत्य जानती है। तो आत्मा याद को चाहे इमर्ज कर पाए ना कर पाए, लेकिन इमोशन को बार बार इमर्ज कर देती है। तो वो गाइड ने बताया कि बच्चे बार बार उसको जो धोखा उसको मिला, उसकी एनर्जी उसकी इमर्ज हो जाती है। इसकी वजह से उसको भी नहीं पता कि वो क्यों तुमसे झगड़े कर लेती है, लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि 15 वर्षों तक तुमने उसको मिसयूज किया। ये भी पूछा गया कि भाई कोई प्रेत बाधा, कोई साया, किसी ने कुछ करा दिया उसके ऊपर, तो ऐसा कुछ भी निकल करके इनके केस के अंदर नहीं आया। बहुत सारे केसेस आते हैं दोस्तों, ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होना तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई है आजकल, है ना। तो ये निकल करके आया कि भाई ऐसा किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट तुम्हारी धर्मपत्नी के ऊपर नहीं है। बार बार उसको जो धोखा मिला है उसकी एनर्जी इमर्ज होती है और वो इसलिए झगड़े करती है। तो फिर अब आया कि चलो जी भाई जो भी बात है, तो इसका क्या कोई प्रायश्चित करना है, कैसे करना है, फिर अब रहना है रिश्ते के अंदर, नहीं रहना, डिवोर्स देना है। तो गाइड से क्लियर गाइडेंस ये आया है कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही रहना है, इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना। तो जैसे जब ये मीटिंग होती है, जब हीलर ने उनको ये बताया कि भी गाइडेंस तो आपके लिए ये आया है, तो उन्होंने पूछा कि लेकिन फिर ये तो झगड़े करती है ना। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि गाइडेंस आया कि तुम्हारे को साथ में रहना है, तो इसका मतलब ये है कि अब पत्नी झगड़े नहीं करेगी। ये मतलब नहीं है इस चीज का। गाइडेंस आया कि आपको साथ में रहना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम इस रिश्ते से बाहर कहीं निकलोगे भी ना, है ना, कहीं और तुम विवाह करोगे भी, तो भी जो तुमने धोखा दे रखा है और ये जो तुम्हारी जो एनर्जी बार बार बीच में इमर्ज हो रही है, कुछ ना कुछ ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी, तुम नए विवाह के अंदर तुम्हारे को सुखी रहने नहीं देगी, है ना। और पहले तो गाइड से गाइडेंस आया कि तुम कोशिश कर लेना, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेना, वो कितना भी झगड़ा क्यों ना करती हो, ये तुम्हारी कहीं और शादी होने भी नहीं देगी। तो जब तुम्हारी कहीं और शादी हो ही नहीं सकती, वो तुम्हारे को होने ही नहीं देगी शादी को, तो ये सारी बातें सोच करके क्या फायदा। तो गाइड से गाइडेंस ये आया है कि भाई आपको जो है, अगर आप डिवोर्स दे करके किसी दूसरी दिशा के अंदर बढ़ने के बारे में अगर आप सोचोगे, तो और परेशानियां आपकी बढ़ जाएंगी। आपको अपने इसी रिश्ते को जो है कैसे स्मूथ होगा इसके बारे में सोचना है। तो गाइडेंस में ये भी चीज आई कि भाई कब स्मूथ होगा या कैसे होगा। तो पहले तो ये आया कि देखो आपने 15 वर्ष जो बच्ची के खराब किए थे ना, तो आपके ऊपर 15 वर्षों का भार है और उस आत्मा के मन में 15 वर्ष ये चीज बैठी हुई है। तो 15 वर्षों तक आपका जो विवाह है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब चलता रहेगा। आप इसकी उग्रता कम कर सकते हो। उग्रता कैसे करनी है उसके लिए भी पूरा गाइडेंस जैसे इनके लिए आया। एक तो गाइडेंस ये आया कि भाई देखो आप जो भी करके आए हो उसके लिए क्षमा योग करना है आपको। अब दोस्तों बहुत ही एक ना वो विचित्र चीज हुई जो कि आया। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इनके केस के अंदर 2 स्पिरिट गाइड्स आए। तो एक स्पिरिट गाइड से मैसेज ये आया कि रोज सुबह इस बच्चे को जो है अभी शांति को प्राप्त करने के लिए, डिविनिटी को जागृत करने के लिए जेन्युइनली वो क्षमा मांगे, है ना, इसके लिए पुण्य की शक्ति को इमर्ज करने के लिए और वो पुण्य अपनी पत्नी तक भेजने के लिए इसको सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए। तो ये गाइड हीलर ने बताया कि भैया जैसे ही एक गाइड से आया कि इसको सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए, कह रहे जो दूसरी मेल फिगर थी, दूसरी एनर्जी थी, वो एकदम से सामने आई और उसने कहा कि एने नहीं करना सुखमनी साहिब का पाठ, होना ही नहीं, देखो ये नहीं करता। कह रहे ऐसे आई। फिर बहन जो है कह रहे कि उनसे ऐसे आया। तो जब मैंने ये चीज रेकमेंड करी भाई जी को कि भी आपको सुखमनी साहिब का पाठ आपको करना चाहिए, उससे क्या है कि सुख की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके उसके अंदर बढ़ेगी। तो कह रहे मैं सरप्राइज हो गई ये चीज़ देख करके कि जो भाई हैं उन्होंने सामने से बोला कि भाई ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे तो होता नहीं है, मुझसे ना होता नहीं है ये, तो मैं पाठ नहीं कर पाऊंगा। कह रहे कि मेरी मम्मी भी कहती है कि गुरुद्वारा साहब चल, थोड़ा सिमरन कर ले। कह रहे मुझसे ना होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत वो करता हूँ। कह रहे मैं सोचता भी नहीं इसके बारे में, थोड़ा परेशान सा हो जाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों ये भी क्या इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन क्या पाप का भार बहुत होता है। जब पाप का भार होता है ना मनुष्य के साथ, तो क्या है कि अच्छा काम करना, भगवान का नाम लेना, ये होता नहीं। उसका जो पाप है ना रोकता है उसको, है ना, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है।
तो कह रहे कि वही जो उनके एक गाइड कह रहे थे कि ये करना चाहिए इसको, इससे इसका फायदा होगा, कह रहे दूसरे गाइड ने एकदम से बोला इन्हें नहीं करना, करना नहीं, इन्हें होना नहीं है, देखो कह रहे वही बात भाई ने सामने से बोल दी कि भाई मैं पाठ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। तो वापस जाते हैं कि जब गाइड ने बोल दिया था कि भाई इन्हें नहीं करना, तो उनसे फिर हीलर ने पूछा कि हे पुण्य आत्मा, फिर ये बच्चा क्या कर सकता है। तो गाइड से ये गाइडेंस आया था कि इसकी आत्मा का कुछ ऐसा पार्ट है कि ना प्रकृति से इसका बड़ा जुड़ाव है ना। तो ये अगर प्रकृति की सेवा करता है तो पाठ ना करके, क्योंकि इससे होना नहीं कुछ, इसके साथ ऐसा कुछ इसका बाहर है, तो एटलीस्ट ये प्रकृति की सेवा करे, और प्रकृति की सेवा करके ये संकल्प से करे कि जो मेरे, जिन लोगों को मैंने दुख दिया है, विशेषकर मेरी पत्नी को जो मैंने दुख दिया है, और मेरे दुख दिए की वजह से जो है उसने बच्चे के प्राण तक ले लिए थे। अच्छा, पिछले जीवन में पत्नी ने जिस बच्चे को मार दिया था वो ही इनके इस जीवन की बेटी है ना। तो वो गुस्से में उसको भी साथ ले जाती है कि तू उसके प्यार को डिजर्व नहीं करता, है ना। तो ये आया कि भाई फिर ये ना प्रकृति की सेवा करे। तो फिर पूरे गाइड्स ने ये किया कि पाठ इसने करना नहीं, तो ये क्या करेंगे, इनको सुबह 4 बजे उठने का नियम बनाना है। 4 बजे अपने घर से दाने और आटा लेकर के इनको निकलना है। जहाँ पर भी जैसे पक्षी वगैरह होते हैं तो इनको दाने डालने हैं जिनको पक्षी खाएंगे। और जो कीड़ियाँ होती हैं ना, वो जहाँ पर है ना, पार्कों में कई सारे स्थान होते हैं यहाँ पे कीड़ियाँ होती हैं, तो उनकी जो स्थान होता है वहाँ पर इनको आटा जो है डेली स्प्रेड करना है। दाने खिलाने हैं और आटा स्प्रेड करना है, और जब दाने वगैरह डालें तो थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड करना है। उसके बाद गाइडेंस आया कि इसको गुरुद्वारा साहब जाना है। पाठ इससे होगा नहीं, है ना, ये पता नहीं क्यों बड़ा बार बार स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि पाठ इससे होगा नहीं, लेकिन गुरुद्वारा साहब जाकर के इसको वहां पर बोकर की सेवा करनी है। सुबह सुबह ना क्या गुरुद्वारा साहब होता है ना, उसमें क्या होता है कि साफ सफाई होती है। तो वहां पर क्या होता है, कई सारी ऐसी सेवाएं होती हैं, जैसे कि बोकर मतलब कि झाड़ू लगाना है। उनका जो पूरा प्रांगण होता है गुरुद्वारा साहब का, उसके झाड़ू लगाने की सेवा इनको आई। तो ये गाइड ने क्लैरिटी नहीं दी कि झाड़ू लगाने की सेवा क्यों दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा मंथन है। हम ऐसा समझते हैं कि पूर्व के जीवन के अंदर और इस जीवन के अंदर भी क्या है, ये धन धान्य से बड़े संपन्न व्यक्ति हैं। पूर्व के जीवन में तो कुछ ज्यादा ही थे, तो जो अन्याय इन्होंने उस कन्या के साथ कर दिया और उसका रिमोर्स नहीं आया इनको, वो कहीं ना कहीं इस वजह से कि वो आदमी बहुत बड़े थे। तो विशेषकर धार्मिक स्थलों पर जब हम वो सेवा करते हैं, जो वैसे तो देखो क्या है कि भगवान के घर में आप झाड़ू मारे, कोई वो निचले स्तर की सेवा नहीं है, लेकिन एक बात होती है कि झाड़ू मारने के काम को छोटा काम समझा जाता है ना, भाई झाड़ू मार रहे हैं। तो भगवान के घर में झाड़ू जब इंसान मारता है तो ये इस तरह की सेवा इसलिए की जाती है क्योंकि हम इस भाव को प्रकट करते हैं कि हमारे जो गुरु हैं उनके घर में मतलब हम इस भाव से जाते हैं कि भी आपके सामने तो मतलब हम बच्चे हैं, कुछ नहीं है, तो झाड़ू भी अगर मारने को हमारे को मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य है। तो छोटे से छोटा काम करके भी परमात्मा का शुक्राना जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो आत्मा में छुपा हुआ एक अहंकार होता है, उसकी जो एनर्जी होती है उसको तोड़ने का प्रोसीजर होता है ना। कि हमारे अंदर का एक अमीर आदमी अपने आप को थोड़ी झाड़ू मारता हुआ दिखेगा, है ना, लेकिन भगवान के घर में जाकर के हम विशेषकर हम झाड़ू मारने की, पोछा मारने की जो हम सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ये अंदर का एक सूक्ष्म अहंकार होता है, रॉयल होने का हमारा अहंकार होता है, अमीरी का अहंकार होता है, वो टूटता है। तो विशेष इनके लिए आया कि भी एनो फिर जेडी बुक कर दी सेवा करनी है गुरुद्वारा साहब जा करके है। तो पहले डेली का रूटीन ये है कि भई आप सवेरे जाएंगे, पहले आप पक्षियों को दाना डालेंगे, है ना, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਟਾ ਇਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ठीक है। फिर उस तो बाद ਜਿਹੜੀ है गुरुद्वारा साहब जा करके बुकर ਦੀ सेवा करनी है। ये नियम पक्का रखना, होर कुछ करो या ना करो, बट दिस नियम ही हैज़ टू फॉलो। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ कि भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ना एक गल है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ने दसी नहीं सी, मतलब इन्होंने एक बात है जो बताई नहीं थी, जो कि छुपा करके रखी हुई है, और वो बात भी गाइड ने इनको बताई हीलर को। और हीलर ने इनको कहा कि देखो गाइड ने ये बताया है कि तुम अभी भी छुप छुप के शराब पीते हो। तो जैसे ये वाली बात उनको बोली तो उन्होंने कहा कि जी आप धीरे धीरे बोलो, मेरी मम्मी सुन रही हैं, मम्मी वहीं बैठी हैं, उनको पता नहीं है मैं पीता हूँ। तो गाइड ने कहा कि पूर्व के जीवन के अंदर जो तुमने पाप किया है
वो इसलिए किया है क्योंकि एक तो पैसा था और दूसरा क्या है कि जब इंसान नशे करने की इंसान को आदत होती है, इंटॉक्सिकेटेड उसको रहने की आदत होती है, तो आपका जो धर्म है, जो सही कर्म है, क्या सही कर्म करना है, उसको जो नशा है वो भुला देता है। तो ये आया कि अभी थोड़ी बहुत पीता है छुप छुप के, लेकिन शराब नहीं पीनी है। गाइड ने बताया कि जब तू दृढ़ संकल्प करेगा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो सुबह 4 बजे उठ करके जा पाएगा, वरना तेरी शराब जो छुप छुप के पीता है ना, ये ऐसा करके रखेगी कि तुझसे सुबह 4 बजे उठा ही नहीं जाएगा। तो ये पूरी गाइडेंस इनके लिए आई है कि इनको क्या क्या करना है। तो जो सेवा इन्होंने करनी है, चाहे प्रकृति के प्रति, और फिर जो गुरुद्वारा साहब की जो सेवा है, उसका जो भी पुण्य है, उसको इनको अपना ये जो इनसे गलती हो गई है उसके प्रति, और अपनी पत्नी से जो इन्होंने धोखा किया, उनको जो दुख हुआ, उसके प्रति की भी उनको सुख मिले, इनको समर्पित करके ये सारी सेवा इनको करनी। इसके बाद जो इनके एग्ज़ाम वाली बात है, हीलर ने तो इनको थोड़े ढके छुपे शब्दों में बोला था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बात जो है क्लियरली बोल देनी चाहिए कि भाई इनको पेपर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इनको जो है वहाँ से ये आया कि देखो 8 साल हो गए तुम ये पेपर देने की कोशिश कर रहे हो, 8 सालों में नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि तुम डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा चल रहे हो। तो इस बार जो पेपर है वो देना ही नहीं है, मना कर दिया उन्होंने कि तुम ये पेपरों के चक्कर में मत पड़ो, ये पेपर क्लियर नहीं होगा तुमसे, है ना। अब भाई नहीं होगा तो करेंगे क्या? तो ये वाली बात हीलर ने तो इनको ये बोली कि भाई आप थोड़ा जैसे ना अभी आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और आप कुछ और कीजिए। तो इन्होंने बताया कि भाई हमारी तो ज़मीनें वगैरह इतनी वो है, मैं उसको ही ठीक से मैनेज कर लूँ, 1.5-2 लाख तो हमारे को किराया ऐसे ही आ जाएगा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है वो वाली डॉक्टरी की, है ना। लेकिन हीलर ने जो है इनके सामने बात इस प्रकार से रखी थी कि भैया आप थोड़े अभी जैसे थोड़ा झगड़े वगड़े चल रहे हैं, स्टेबल नहीं चल रहे हो, तो पेपर बार बार दोगे तो फालतू की आपकी एनर्जी खर्च होगी, क्लियर वो होगा नहीं। तो इनको ये वाला बोला गया था। लेकिन अगर भाई हमारी वीडियो देखेंगे तो हम ये क्लियरली बात उनको बताना चाहते हैं कि गाइड से ये गाइडेंस आया है कि ये पेपर आपका क्लियर नहीं होगा, आपको ये पेपर करना ही नहीं है, आपको अपना कोई और बिजनेस, कोई और काम धंधा करना है, अपनी एस्टेट मैनेज करो और कोई और बिजनेस करो, ये पेपर क्लियर नहीं होगा, ये गाइड से आया था। बाकी जैसे जब ये डिस्कशंस होते हैं तो भाई जी जैसे वो पूछ रहे थे कि भाई फिर हमारा जो रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई इतने झगड़े हैं तो सेपरेट हो जाऊँ या भाई तो जो भाई हैं उनको ये बताया गया कि भाई देखो ऊपर से क्या गाइडेंस आया, हमें क्या दृश्य दिखाई दिए, हमारा काम है आपको वो वाली सारी बातें बताना, वो हमने बता दिया। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर डिसीजन, इंडिविजुअल। आपको क्या पता लगा फिर आगे आप क्या करते हो, वो तो आपके हाथ में है। कोई हम ना तो पकड़ करके ज़बरदस्ती कोई किसी चीज़ में आपको रोक सकते हैं या रोकेंगे, कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये तो क्या है कि एक वो वाली बात होती है कि भाई किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और वीडियो के अंत में एक बार फिर से हम ये बात बोलना चाहते हैं कि गाइड से अगर ये गाइडेंस आया कि भाई आपको पत्नी के साथ ही रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कलेश करने बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि भाई अपना जो कर्मा है ना वो बच्ची के साथ आप पूरा करो। पहले भी गलत करके आए थे उसके साथ, अब वो गलत करके आए थे, उसने कितना दुख झेला, वो दुख बेचारी का बार बार इमर्ज हो रहा है, तो वो कलेश करती है ना। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि जो गलती हो गई उसको सुधारो, जैसा भी है रिश्ता जो है उसको रिजॉल्व करो। और दोस्तों बिल्कुल वीडियो के अंत में हम एक बात बोलना चाहते हैं, है ना, पता नहीं और आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, लोग कितना इससे कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। हमारे जो अपने पिताजी हैं ना, वो जैसे भी थे झगड़ा वगड़ा करते थे, थोड़ा उनको अल्कोहल इश्यूज था, जो भी था, लेकिन हमारी माताजी की मृत्यु हो गई थी जब हम 7-8 वर्ष की आयु के थे। हमारा भाई केवल 2 वर्ष का था। हमारे पिताजी ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया और हमारे पिताजी एक बात बोला करते थे कि मैं कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हूँ, मैंने कितना ही तेरी माँ से झगड़ा क्यों ना किया हो, लेकिन मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि विवाह ना एक बार होता है, उसके बाद जो होता है ना वो समझौता होता है। ठीक है, तो इन भाई का तो जो भी है फिर भी ये सौभाग्यशाली है कि जो इनकी पत्नी है, असली में तो पत्नी इनको प्रेम करती है ना, तो असली जो विवाह है वो यही विवाह है। चाहे सुख है चाहे दुख है, वो आपका कर्मा है, अपने कर्मा को रिजॉल्व करो। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकलोगे और वो करोगे ना, तो अगली बार जो होगा ना वो समझौता ही होगा, वो विवाह नहीं होगा। तो अपना जो रिश्ता है उसको संभालना है, उसके अंदर अपने पुण्य के माध्यम से
प्रकृति की सेवा के माध्यम से, है ना, अपने अहंकार को तोड़ करके परमात्मा के घर में झाड़ू लगाने के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जो पुण्य इकट्ठा होगा उससे अपने घर परिवार को इनको ठीक करना है। इस अच्छी गाइडेंस के साथ जो है इनका फिर जो है इनको ये मैसेज मिला, और इस शुभ इच्छा के साथ कि जो हमारे प्यारे भाई हैं इनका जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर सुख आए, और जैसे पिछले जीवन के अंदर इन्होंने अपनी संतान को भी खो दिया था, तो इस जीवन के अंदर ये अपने रिश्ते को संभाल पाएँ, जिससे कि अपना जो बच्चा भी है उसको पूर्व के जीवन में जो इनका प्रेम नहीं मिला हो ये उसको वो प्रदान कर पाए, तो बच्चे के घर में सुख आए। अच्छा, बाकी हमने बता ही दिया था कि कोई किया कराया और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो पूर्व की जो एकदम से वो चंडी बन जाती है ना, बस उनको पूर्व के जीवन की स्मृतियाँ, एनर्जी जागृत हो जाती है, बस ये होता है। ठीक है जी, तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाया है इससे आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी, है ना। कैसे हमारे को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे रिश्तों को देखना चाहिए, इससे भी जुड़ी हुई कुछ गाइडेंस आप लोगों को भी मिली होगी, आपका भला हुआ होगा इससे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इसका मैसेज आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर जो यूट्यूब होता है थोड़ा चैनल को कम प्रमोट करता है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो यूट्यूब समझता है कि भी आप हमारे कंटेंट से रेगुलरली जुड़े रहना चाहते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है ये मैसेज और किसी तक भी पहुंचना चाहिए तो हमारे वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।